नमस्कार साथियों, आज हम समाज शास्त्र के उस सिद्धांतकार को विस्तार से पढ़ेंगे जिन्होंने ये क्रांतिकारी विचार दिया कि संघर्ष समाज के लिए केवल विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक और प्रकार्यात्मक भी होता है। इस वीडियो को देखने के बाद पिन कमेंट में दिए लिंक से प्रश्नों को जरूर हल कीजिए। लेविस ए कोजर का जन्म 27 नवंबर 1913 को जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ। परीक्षा में यह तथ्य बार बार पूछा जाता है। जन्म स्थान बर्लिन और जन्म वर्ष 1913 अवश्य याद रखें। 1956 में उनकी कालजयी कृति द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट प्रकाशित हुई। किसी भी सिद्धांतकार को समझने के लिए उसकी बौद्धिक जड़ों को जानना आवश्यक है। कोजर का सिद्धांत वास्तव में शास्त्रीय परंपराओं का संश्लेषण सिंथेसिस है। सबसे गहरा प्रभाव जॉर्ज सीमेल का है। संघर्ष, प्रकार्य और सेफ्टी वॉल्व जैसी अवधारणाएं सीमेल से ही ली गई हैं। इसीलिए कोजर को सीमेल का आधुनिक व्याख्याकार कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड से उन्होंने आक्रामक और शत्रुतापूर्ण आवेगों की मनोवैज्ञानिक धारणा ली। पीएचडी निर्देशक रॉबर्ट के मर्टन से प्रकार्यवादी पद्धति मिली। कार्ल मार्क्स से द्वंद्वात्मकता, बाहरी संघर्ष और वर्ग चेतना के सूत्र लिए। मैक्स वेबर से वैधता, लेजिटिमेसी की अवधारणा तथा एमिल दुर्खीम से समाज की सावयव ऑर्गेनिज्म रूपी कल्पना। यह संयोजन ही कोजर को अद्वितीय बनाता है। वे संघर्ष सिद्धांत और प्रकार्यवाद के बीच सेतु हैं। 1960-70 का दशक प्रकार्यवाद की तीव्र आलोचना का दशक रहा। संघर्ष सिद्धांतवेत्ताओं ने बार बार यह आरोप दोहराया कि प्रकार्यवादियों की समाज कल्पना दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें संघर्ष को पूर्णतः नकार दिया गया है। याद रखिए, मार्क्स की दृष्टि में संघर्ष से समाज में परिवर्तन आता है, जबकि सीमेल का मत है कि संघर्ष से सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। कोजर सीमेल की इसी धारा का विस्तार करते हैं और यहीं से जन्म लेता है संघर्ष प्रकार्यवाद। अब आते हैं सिद्धांत के हृदय स्थल पर। कोजर की केंद्रीय स्थापना है। संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट से समाज में एकीकरण, इंटीग्रेशन और अनुकूलन, एडेप्टेशन बना रहता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व और निरंतरता मिलती है। जोनाथन टर्नर ने कोजर के सिद्धांत को संघर्ष प्रकार्यवाद की संज्ञा दी क्योंकि कोजर की मान्यता है कि संघर्ष के द्वारा समाज में सामाजिक व्यवस्था, अनुकूलन और एकीकरण बना रहता है। कोजर ने द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष की क्लासिक परिभाषा दी। सामाजिक संघर्ष मूल्यों तथा दुर्लभ परिस्थिति, शक्ति और संसाधनों पर दावों के लिए किया गया वह स्ट्रगल है जिसमें विरोधियों का उद्देश्य एक दूसरे को निष्प्रभावी करना, आहत करना होता है। अब कोजर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति का गहन विश्लेषण करते हैं। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट का प्रकाशन 1956 में हुआ। यह वर्ष परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है। इस पुस्तक का आधार जॉर्ज सीमेल का क्लासिक निबंध कॉन्फ्लिक्ट, मूल जर्मन, 1908 है। कोजर ने सीमेल के निबंध से चुने गए प्रस्तावों, प्रोपोजिशंस का व्यवस्थित विकास और परीक्षण किया। उन्होंने सीमेल की अंतर्दृष्टि, इनसाइट को व्यापकता दी। पुस्तक में सीमेल के विचारों से विकसित 16 प्रस्तावों का विस्तार मिलता है। पुस्तक के 6 प्रमुख तर्क समझिए। पहला, संघर्ष अपरिहार्य है। दूसरा, समूह बंधन, ग्रुप बाइंडिंग। तीसरा, समूह संरक्षण व सेफ्टी वाल्व। चौथा, वास्तविक बनाम अवास्तविक संघर्ष का भेद। पांचवा, अंतः समूह, बाह्य समूह। छठवां, लचीले समाज लाभान्वित। कोजर ने द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है उसे 4 आधार बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, सामाजिक व्यवस्था सावयव ऑर्गेनिज्म की भांति परस्पर जुड़े हुए विभिन्न अंगों भागों की एक व्यवस्था है। आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक दल, शिक्षा, व्यवसाय, समुदाय आदि। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंग तनाव, टेंशन और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट के शिकार होते रहते हैं। असाम्यानुकूलन सर्वत्र है। तीसरा, व्यवस्था में कुछ प्रक्रियाएं सदा क्रियाशील रहती हैं जो एकीकरण अनुकूलन की मात्रा बढ़ाने हेतु सामाजिक परिवर्तन का प्रयास करती है। चौथा, हिंसा, विचलन, असहमति और संघर्ष जैसी क्रियाशील विघटनकारी प्रक्रियाएं व्यवस्था को तोड़ने का कार्य नहीं करती बल्कि विशेष दशाओं में व्यवस्था में अनुकूलन लाती है। कोजर के अनुसार समाज में संघर्ष का मूल कारण लोगों के संवेग, इमोशंस हैं। यह एक पंक्ति उत्तर परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। संघर्ष का मूल कारण क्या है? उत्तर, लोगों के संवेग। कोजर ने संघर्ष के 2 वर्गीकरण दिए हैं। यह माइंड मैप अच्छी तरह याद कर लीजिए। पहला वर्गीकरण उद्देश्य व तर्क के आधार पर है। कुक, वास्तविक संघर्ष, इच्छा पूर्ति का तार्किक साधन जैसे श्रमिक संगठन व छात्र संघ के मांग आधारित आंदोलन। 2, अवास्तविक संघर्ष, संवेग व आवेग
आधारित दबी भावनाओं व रोष की अभिव्यक्ति जैसे सांप्रदायिक दंगे, तोड़फोड़ प्रदर्शन। दूसरा वर्गीकरण संघर्ष के स्थान के आधार पर है। एक बाहरी संघर्ष जो समूह या समाज के बाहर से आता है, जैसे किसी देश पर दूसरे देश का आक्रमण, यह समूह को मजबूत करता है और पहचान बनाए रखता है। 2 आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आसाम समूह के भीतर विचलित सदस्यों को दंडित करने से जुड़ा संघर्ष जो सेफ्टी वाल्व का कार्य करता है। यह तुलना तालिका अति संभावित प्रश्न है। स्वरूप की दृष्टि से वास्तविक संघर्ष तार्किक, रैशनल और साध्य केंद्रित होता है, जबकि अवास्तविक संघर्ष अतार्किक, इरैशनल, संवेग और आवेग पर आधारित। कोजर की मान्यता है कि संघर्ष बाहरी हो या आंतरिक, समूह की एकता, पहचान व अनुशासन को सुदृढ़ करता है। यही कोजर की केंद्रीय प्रकार्यवादी अंतर्दृष्टि है। अब उस अवधारणा पर आते हैं जो कोजर की पहचान बन चुकी है, सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व, इसे प्रेशर कुकर के सादृश्य से समझिए। जैसे कुकर का वाल्व भाप को नियंत्रित ढंग से निकालकर विस्फोट रोकता है, वैसे ही समाज में कुछ संस्थागत व्यवस्थाएं संचित शत्रुता और असंतोष को वैध नियंत्रित निकास देती है। यही सेफ्टी वाल्व संस्थाएं हैं। कोजर ने द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष के प्रकारों की चर्चा की है। उनके सिद्धांत में प्रकारों का अत्यधिक महत्व है, इसीलिए टर्नर ने इसे संघर्ष प्रकार्यवाद कहा। 6 प्रमुख प्रकार समझिए। कोजर का विश्लेषण एक चक्र के रूप में समझना सबसे आसान है। हम 4 चरणों में देखते हैं। इस चक्र का सार संघर्ष एकीकरण, संघर्ष व्यवस्था के लिए विध्वंसक नहीं पुनर्संयोजक है। संघर्ष और परिवर्तन के संबंध में कोजर का पक्ष स्पष्ट है। सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष अनिवार्य है। समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं वे संघर्ष जनित होते हैं। संघर्ष समाज का नवीनीकरण करता है और नए आविष्कारों को जन्म देता है। कोजर को एक तरफा मत समझिए। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में संघर्ष समाज में विघटन, डिसइंटीग्रेशन और असहमति, डिसेंसस को जन्म देता है। संघर्ष की एक विघटनकारी भूमिका भी होती है। अब हम कोजर के सिद्धांत के सबसे व्यवस्थित भाग, प्रस्तावों, प्रोपोजिशंस पर आते हैं। कोजर ने द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1966 में संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्ताव रखे। इन सभी प्रस्तावों की प्रकृति प्राकल्पनात्मक है। आखिर संघर्ष क्यों होता है, इसके उत्तर में कोजर ने मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव रखे हैं। जब तक लोग असमानता को न्याय संगत वैध मानते हैं, संघर्ष नहीं होता। जैसे ही वैधता पर प्रश्न उठता है और व्यक्तिगत गरीबी सबकी त्रासदी दिखने लगती है, संघर्ष प्रारंभ व व्यापक हो जाता है। कीवर्ड्स: लेजिटिमेसी, सबऑर्डिनेट्स, रिलेटिव इनइक्वालिटी। दूसरी श्रेणी बताती है कि संघर्ष कब हिंसक होगा और कब नहीं। इसका निर्धारण मुद्दों की प्रकृति से होता है। वास्तविक मुद्दे रियलिस्टिक इश्यूज और अवास्तविक मुद्दे नॉन रियलिस्टिक इश्यूज। संघर्ष कितने समय चलेगा, इस पर कोजर के 3 प्रस्ताव हैं। सर्वसम्मति प्लस लक्ष्यों की प्रकृति प्लस नेतृत्व की क्षमता का फलन। तीनों कारक एक पंक्ति में याद रखें। संपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाले प्रकार के 2 नियम गणितीय ढंग से याद कीजिए। तुलनात्मक प्रश्नों में सबसे अधिक पूछी जाने वाली जोड़ी कोजर बनाम मार्क्स। 4 आधारों पर अंतर समझिए। वीडियो को पॉज करके ध्यान से नोट कीजिए। कोजर सीमेल संबंध पुनर्स्थापना रिस्टेटमेंट का संबंध है। कोजर ने क्या लिया और क्या जोड़ा, दोनों समझिए। मास्टर टेबल, ये एक स्लाइड 4 सिद्धांतकारों के बीच के सारे मैचिंग प्रश्न हल कर देगी। वीडियो लंबी होती जा रही है, अतः वीडियो को पॉज कर ध्यान से देखें और नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आता है सबसे प्रिय क्षेत्र, पुस्तकों का विवरण। कोजर की प्रमुख कृतियों को नोट कीजिए। 2 कृतियों का गहन विश्लेषण आवश्यक है। पहली, कंटिन्यूटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1967। दूसरी, ग्रीडी इंस्टीट्यूशंस 1974। अब आता है पुस्तक वर्ष मिलान। कोजर की प्रमुख कृतियां नोट कीजिए। अब आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म। पहली, परिणाम की दृष्टि से कोजर का सिद्धांत भी एक तरफा सिद्ध हुआ क्योंकि वह केवल प्रकारों पर केंद्रित है। दूसरी, आलोचकों का कहना है कि पार्सन्स और डेहरनडॉर्फ की भांति कोजर भी शब्दों के जाल शब्दाडंबर से अपने सिद्धांत का ताना बाना तैयार करते हैं। मौलिकता कम है। शब्दाडंबर सीमेल की कृतियों से सीखा और मार्क्स की द्वंद्वात्मकता से उधार लिया। कोजर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 6 अनुप्रयोग देखिए। अब परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण, किस रूप में प्रश्न आते हैं ये जान लीजिए।
परीक्षा से ठीक पहले यह दोहराइए। अगर आप सभी ने जो मैं बताया हूँ सभी को याद कर लिए और नोट्स बना लिए तो कोजर से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षाओं में आए प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिए। लिंक कमेंट में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।